हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा स्टूडियो 2.0। आज हम लोग एस वाई बीकॉम सेमेस्टर 4 का जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। हम लोग उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एस वाई बीकॉम सेमेस्टर 4 का अकाउंट सब्जेक्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये लेक्चर पूरा थियोरेटिकल थियोरी, ये लेक्चर में मैं थियरी कवर करूंगा पूरी, ओके। मीनिंग से स्टार्ट करता हूँ। कंपनी के मीनिंग, कंपनी का मीनिंग तो आप 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ताकि आपका बेस जो है क्रिएट हो जाए, बेस जो है तैयार हो जाए। तो कंपनी मतलब एक ऐसी एसोसिएशन जहाँ पर बहुत सारे लोग आके मिलकर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। वो क्यों काम करते हैं? ताकि कंपनी ग्रो हो और वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो कंपनी जो होती है वो एक पर्सन होती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। हमारी तरह नेचुरल पर्सन नहीं होती, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। और उसको किसने बनाया होता है? लॉ ने। किसने? लॉ ने, ठीक है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग, उसके मेंबर अलग, ठीक है। कल को जो है, समझो ये ए बी कंपनी है। अब ए बी कंपनी ने इसमें जो है कुछ आपको प्रॉब्लम आ गई, आपको जैसे पेमेंट नहीं मिला या आपने कोई प्रोडक्ट जैसे ऑर्डर किया यहाँ से अब तक आपको मिला नहीं, तो आप केस जो है ना ये मेंबर पे नहीं करेंगे, आप केस जो है इस कंपनी के नाम पे करेंगे, ए बी के नाम पे, ठीक है। इसीलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ के अंदर जो है इसको एक इंसान माना जाता है। तो अब इसको इंसान मान रहे हैं, तो अब आप जो है इसी पे केस करेंगे, ना कि मेंबर या डायरेक्टर पे, ठीक है। तो उसी को जो है सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, मतलब कंपनी अलग, मेंबर डायरेक्टर एम्प्लॉयज वो सब अलग, ठीक है। फिर आता है परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलती रहेगी, मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, डायरेक्टर आएंगे डायरेक्टर जाएंगे, एम्प्लॉय आएगा एम्प्लॉय जाएगा, लेकिन कंपनी चलते रहेगी, ठीक है। जब तक वो लॉ उसको बंद ना करे कोई भी रीजन से, या तो कंपनी ने खुद डिसाइड कर लिया कि बस अब हमको बिजनेस नहीं चल पा रहा है, बंद कर देते हैं, या लॉ ने नोटिस दे दिया कि तुम्हारी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, इसको बंद करो, तो बात अलग है। लेकिन उसके अलावा चाहे मेंबर मरे, एम्प्लॉय मरे, डायरेक्टर मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते रहेगी, ठीक है। इसी को जो है परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। फिर आता है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी का साइन, ठीक है। वो एक स्टैंप होता है। और कंपनी इधर लिखा है ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड मैनेज बाय डायरेक्टर। तो ये देखो, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी अलग, और एम्प्लॉय डायरेक्टर मेंबर अलग। उस वो कंपनी जो होती है वो परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसमें क्या मेंबर मरेंगे, डायरेक्टर मरेगा, एम्प्लॉय मरेगा, कुछ भी हो कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलते रहेगी। कॉमन सील कंपनी की खुद की साइन होगी। और जो कंपनी है वो शेयर होल्डर ओन करते हैं, लेकिन मैनेज उसको डायरेक्टर करते हैं, ठीक है। अभी मान के चलो आपने जो है रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा है, दो शेयर खरीदा है, जितना भी खरीदा, आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हो, आप उसके मेंबर हो गए हो, ठीक है। तो मैनेज उसके बदले जो उसके डायरेक्टर्स हैं वो करते हैं, ठीक है। ये हो गया कंपनी का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में ही तीन चार फीचर्स दे दिए गए। सबसे पहला फीचर, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी जो है उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिली है, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है, उसके पास कॉमन सील होती है, ठीक है। ये चार पांच फीचर्स आपको यहीं मिल गए। कल को अगर ये मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप खुद से फीचर्स भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। फिर लॉ के हिसाब से, मतलब कंपनी एक्ट है, ये जो कानून है उसके हिसाब से क्या डेफिनेशन है कंपनी की? तो कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब ये कंपनीज एक्ट 2013 में, और एनी प्रीवियस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट, मतलब कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो बनी हुई है और रजिस्टर्ड है, या तो इस लॉ में या कोई प्रीवियस लॉ में। फॉर एग्जांपल, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। अगर
उस टाइम जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है इसके अंडर, तो उसको भी कंपनी माना जाएगा। ठीक है, इसी को जो है और एनी प्रीवियस एक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपनी का मीनिंग खत्म हो गया। अगर कंपनी से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, फीचर्स ऑफ कंपनी या कोई भी चीज, तो सबसे पहले हमको मीनिंग से स्टार्ट करना है। तो ये मीनिंग हम उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका मार्क्स जो है स्कोर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, इशू ऑफ शेयर। देखो, शेयर्स का तो मतलब पता ही है आपको कि जब कंपनी को पब्लिक से पैसे लेने होते हैं, कंपनी को कोई भी फंड रेज करना होता है, तो वो क्या करती है, शेयर इशू करती है। अब वो शेयर पब्लिक को भी कर सकती है या तो खुद के मेंबर्स को कर सकती है वापस से। ठीक है, अगर पहली बार कर रही है तो वो आईपीओ होता है। इतना तो आपने सुना होगा। अगर कंपनी पब्लिक से पहली बार लाइफ में पहली बार पैसा ले रही है, तो जनरल पब्लिक से, तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एक बार लेने के बाद अब आगे जाकर फ्यूचर एक्सपांशन के लिए उसको और पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो उसको एफपीओ बोलेंगे। ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो शेयर्स का मतलब समझ में आ गया। अब जो पब्लिक है, मतलब अब जो कंपनी है, इनको जो है शेयर इशू करिए, इन्होंने पैसे दिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो किस टाइप का होता है, वही है इशू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। मतलब अगर जो कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए के शेयर हैं, वो ये बंदे को 9 रुपए में दे रही है। ठीक है, तो ये केस हो गया डिस्काउंट वाला। और अगर 10 रुपए के शेयर जो है कंपनी उसको 12 में दे रही है, तो ये हो गया प्रीमियम वाला शेयर। ठीक है, फिर अगर 10 रुपए के शेयर 10 रुपए में ही दे रही है, तो ये पार, इक्वल। तो यही हम पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम एट डिस्काउंट। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके बनाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रीफ आंसर या शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, तो एक बार इसको कवर कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट का लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो अभी ये जो हमने बोला कि 10 रुपए का जो शेयर है, कंपनी 9 में दे रही है, 12 में दे रही है या 10 में ही दे रही है, तो ये जो 10 रुपए का शेयर है, इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। आपने 11 12 में सब जगह पढ़ा होगा फेस वैल्यू। जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू रहती है, उसको फेस वैल्यू, उसको उसको फेस वैल्यू बोलेंगे। तो शेयर जब फेस वैल्यू पे इशू होते हैं, उसको एट पार बोलते हैं। ठीक है, अ कंपनी रेजेस कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक और अदर इन्वेस्टर। द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल पोजिशन, गुडविल, मार्केट कंडीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, शेयर कैन बी इशूड इन 3 वेज। एट पार, 10 का शेयर 10 में दिया। एट प्रीमियम, 10 का शेयर 12 में दिया। एट डिस्काउंट, 10 का शेयर 8 या 9 रुपए में दिया। ठीक है, तो शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट पार व्हेन दे आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू। ठीक है, ये हो गई फेस वैल्यू, राइट। नॉमिनल वैल्यू भी इसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में ये सब छोटी चीजें काम आती है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही होती है। तो इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर। नो एडिशनल गेन और लॉस अराइज एट द टाइम ऑफ इशू। मतलब जब कंपनी 10 का शेयर, उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 10, और वो 10 में ही देती है पार पे, तो कंपनी को ना इससे कोई फायदा होता है, ना नुकसान होता है। ना जो शेयर होल्डर है उसको कोई फायदा होता है, ना नुकसान होता है। तो इसीलिए नो एडिशनल गेन और लॉस अराइजेज एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जब भी हम शेयर इशू करेंगे पार पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना। ये शॉर्ट नोट्स में जो है, अगर शॉर्ट नोट्स पूछता है तो उसमें मेंशन कर देना। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं हो रही है। जितना पैसा मतलब गया, उतने का ही शेयर मिला, एक हिसाब से पार है, तो कोई ज्यादा टेक्निकल एंट्री इसमें है नहीं। फिर आता है प्रीमियम। प्रीमियम मैंने बताया 10 का शेयर 12 में। तो शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट प्रीमियम वैल्यू व्हेन दे आर इशूड एट प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू। ठीक है, द एक्सेस अमाउंट ओवर फेस वैल्यू इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने बताया 10 रुपए का शेयर जो है हम लोग 12 में दे रहे हैं। ठीक है, तो 10 रुपया इसमें से इसकी जो हो गई फेस वैल्यू हो गई, राइट, ये फेस वैल्यू। और 2 रुपया जो ऊपर का है, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे। ठीक है, और ये जो प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लाइक यहाँ पर हमने देखा पार पे हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो रहा है। यहाँ प्रीमियम या कोई और चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जब प्रीमियम पे शेयर देते हैं, तो प्रीमियम अकाउंट हमको डेबिट करना पड़ता है।
देखो, फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 15, 5 रुपए का प्रीमियम हुआ। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इतने शेयर क्रेडिट हुए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इतना सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15, है ना, और सिक्योरिटीज, सॉरी, शेयर कैपिटल जो था वो 10 हो जाएगा, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसका क्या यूज हो सकता है? तो द अमाउंट इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। भी इसका मतलब जो है मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने जो है ना अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनको बोनस शेयर दिया। मतलब अगर वो लोग 10 शेयर खरीदेंगे तो उनको उसके ऊपर 2 शेयर फ्री दिए। तो ये जो बोनस शेयर फ्री में दिए ना, तो ये प्रीमियम का जो अमाउंट कंपनी को आया वो यहाँ पर यूज कर सकती है। फिर वही प्रीमियम कंपनी जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में भी कर सकती है। मतलब कंपनी जब स्टार्ट होने से पहले उसका जो खर्चा हुआ था, फॉर एग्जांपल लीगल एक्सपेंसेस, बनाते टाइम डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा, जो भी बड़े बड़े खर्चे हुए थे, तो कंपनी अब अपना लॉस नहीं दिखाना चाह रही है, इसीलिए इसको प्रीमियम में एडजस्ट कर देती है। अब ये सारे एक्सपेंस अगर बैलेंस शीट में दिखाएगी तो कंपनी का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इसीलिए कंपनी इसको प्रीलिमिनरी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसको इससे एडजस्ट कर देती है। इसमें यूज कर सकते हैं इसका मतलब। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, अगर कंपनी ने शेयर किसी को डिस्काउंट में दिए है, ठीक है, या डिबेंचर किसी को डिस्काउंट में दिए, तो उधर जो लॉस हुआ कंपनी यहाँ के सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर सकती है। ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मतलब मान के चलो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर थे जो अभी 5 साल बाद रिडीम होने वाले हैं, मतलब उनसे वापस शेयर्स लेके कंपनी पैसे उनको वापस देगी। ठीक है, तो उस टाइम जो उनको प्रीमियम देना पड़ रहा है, इतना सब, अगर जो बात प्रीमियम, जो भी प्रेफरेंस शेयर है उस पे उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि आगे जाके हम आपसे वापस ले लेंगे शेयर्स और आपको 10 के बदले 12 रुपया देंगे, तो वो जो प्रीमियम है उसको पे करने में ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। मतलब 10 रुपए का शेयर अगर हम लोग 9 रुपए में इश्यू कर रहे हैं तब क्या होगा? तो शेयर आर सेट टू बी इश्यूड एट डिस्काउंट व्हेन दे आर इश्यूड एट अ प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू। इसका एक्सप्लेनेशन, द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। मतलब फेस वैल्यू 10 है, इशू 9 में किया, तो इनकी जो डिफरेंस कितना बच रहा है? 1 बच रहा है ना, तो ये जो है डिस्काउंट मिला। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ लॉस टू अ कंपनी, सीधी सी बात है, 1 रुपए का सीधा सीधा कंपनी को लॉस हो गया इश्यू के टाइम पे। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या हो रहा था? पैसा आ रहा था तो क्रेडिट हुआ, है ना, अब यहाँ पर पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बैंक अकाउंट मतलब कंपनी जो है उसको कितना पैसा मिल रहा है? कंपनी को जो है मिल रहा है 8 रुपया, है ना, और उसने डिस्काउंट कितने का दिया? 2 रुपए का, और इशू कितने का दिया? 10 रुपए का। ठीक है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल है वो इधर आ गया। ठीक है, तो बेसिक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, बेसिक एट पार पे जब होगा। और अगर प्रीमियम पे होगा तो यहीं पर बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऐड हो जाएगा। और डिस्काउंट पे हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कहीं भी पूछ सकता है, तो याद रख लेना इस चीज को। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक केसेस सच एज स्वेट इक्विटी शेयर। मतलब जो डिस्काउंट पे है ना शेयर इशू करना, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, एकदम इजीली हम नहीं कर सकते, फ्रीली उसको इशू नहीं कर सकते पब्लिक को, थोड़ा कंपनीज लॉ के हिसाब से रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कुछ केसेस में वो कर सकती है। जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर इशू कर रही है कंपनी तो उसमें कर सकती है। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है मैं आगे बता दूंगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। मतलब जब, अब देखो कंपनी जो है, ये रही कंपनी, ये रही पब्लिक, इनसे जो है पैसे कंपनी को चाहिए, राइट, तो कंपनी शेयर इशू करने के लिए इनको एप्लीकेशन देगी।
तो ये लोग जो है अप्लाई करेंगे इस कंपनी में। कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने 10,000 एप्लीकेशन भेजे कि हमको 10,000 एप्लीकेशन चाहिए, तो इतने ही शेयर चाहिए, उसकी लिमिट के हिसाब से उन्होंने ये एप्लीकेशन भेज दिए। अब पब्लिक है ना, उन्होंने 15,000 पब्लिक ने अप्लाई कर दी। शेयर 10 ही हजार थे, अप्लाई कितना 15,000 जो है शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दी। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के पास तो है ही नहीं, ये कंपनी के पास ज्यादा आ गए एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसी को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। व्हेन अ पब्लिक कंपनी इशू शेयर, इट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। समटाइम द रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक इज मोर देन एक्सपेक्टेड। 10,000 हमको चाहिए था, 15,000 आ गया, तो जो रिस्पॉन्स था हमारा, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आ गया। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम लोग इशू करते टाइम, पैसा रेज करते टाइम पब्लिक को देते हैं, ताकि पब्लिक जो है इसको पढ़ सके। उसमें सारे इशू के डिटेल लिखे होते हैं, कितना कर रही है, कितने रुपए में कर रही है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी कितने प्रॉफिट में है। ठीक है, सारा कंपनी का कच्चा चिट्ठा इसमें लिखा होता है। Oversubscription occurs when the number of shares applied for by the public is more than the number of shares offered by the company। ठीक है, अप्लाइड ज्यादा है, ऑफर्ड कम है, तो इसका क्या है, डिमांड फॉर शेयर एक्सीड सप्लाई। ठीक है, जितनी सप्लाई कंपनी के पास थी 10,000 की, और 15,000 थी डिमांड, तो जो डिमांड है वो एक्सीड कर गई सप्लाई से। तो कंपनी जो है सारे शेयर एप्लीकेंट को इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो कंपनी को जो है ना फेयर मेथड डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको अलॉट करना है, किसको कैंसिल करना है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, शेयर ऑफर 10,000, एप्लीकेशन रिसीव 15,000, ओवर सब्सक्रिप्शन 5,000। तो मेथड ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब 10,000 शेयर जो है कंपनी ने ऑफर किए, और 15,000 उसके एप्लीकेशन आ गया, 5,000 ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब इन लोगों का क्या करना है, इन सबको भगा देंगे, नहीं भाई नहीं दे सकते, 10,000 हो गया तो गलत हो जाएगा। तो कंपनी को एक फेयर मेथड जो है वो यूज करना होगा। तो उसमें कंपनी क्या करेगी पता है, कि दो मेथड यूज कर सकती है। जो कुछ एप्लीकेशन है ना, उनको पूरा एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब एक बंदे ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एक बंदे ने 20 के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी क्या करेगी, इसको 10 के 10 दे देगी, इसको 20 के 20 दे देगी। ठीक है, जिनको नहीं मिला नहीं मिला। दूसरा कंपनी जो है, दूसरा जो मेथड है, कंपनी क्या करेगी, और बाकी जो है वो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर 5 लोगों ने अप्लाई किया, है ना, एक ने किया 20, एक ने किया 10, एक ने किया 5, ठीक है, एक ने किया 20, और एक ने किया 30। तो कंपनी क्या कर देगी, ये ज्यादा है तो इसको दे देगी, इसको दे देगी, इसको दे देगी, इसको दे देगी, इसको रिजेक्ट कर देगी, पूरा ही नहीं देगी, बोलेगी नहीं हमारे पास नहीं है। तो वो पार्शियल अलॉटमेंट का केस होता है। ठीक है, आउट ऑफ 15,000 एप्लीकेंट्स ओनली 10,000 आर एक्सेप्टेड एंड अदर्स आर रिजेक्टेड। ठीक है, फिर दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आता है, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होता है, कंपनी जो है ना रेशियो के हिसाब से, प्रपोर्शन के हिसाब से जो है अलॉट करती है। तो शेयर्स आर अलॉटेड इन प्रपोर्शन टू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अब कंपनी क्या करेगी, एक रेशियो निकालेगी। इसमें क्या होता है, सबको शेयर्स मिलते हैं। 15,000 के लोगों ने अप्लाई किया, तो 15,000 लोगों को ही मिलेगा। मान के चलो कंपनी ने 1:2 का रेशियो निकाला। ठीक है, तो जिसने 2 शेयर्स अप्लाई किए थे ना, तो कंपनी इसको एक ही देगी, रिजेक्ट नहीं करेगी। देखो यहाँ पर इसने 30 अप्लाई किया था, तो कंपनी इसको 15 देगी, इसको 10 देगी। तो ये 5 वाले को जो हमने इस मेथड में नहीं दिया था, इसको हम 2.5 शेयर देंगे। ढाई नहीं दे सकते, वो राउंड फिगर करके जो है समझो 2 शेयर इसको दे देंगे। ठीक है, तो वही होता है प्रो राटा बेसिस। इसमें सब एप्लीकेंट्स को मिलता है। ठीक है, जैसे शेयर ऑफर 10,000, शेयर अप्लाइड 20,000, तो 1:2 यहाँ पर बनता है। तो एवरी 1 शेयर, ठीक है, सॉरी, एप्लीकेंट गेट्स 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड। अभी किसी एप्लीकेंट ने 4 अप्लाई किया हुआ, तो रेशियो के हिसाब से इसको 2 मिलेगा। ठीक है, और बाकी कुछ एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो शेयर होल्डर है उनको मिल जाता है। इस केस में क्या है, पार्शियल अलॉटमेंट के केस में क्या है, सबका कैंसिल ही हो जाता है बचे हुए 5,000 का। ठीक है, तो ये था ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें कंपनी दो मेथड अपनाती है, पार्शियल अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब जो एडजस्टमेंट है उसका क्या रोल है इसमें।
अब इस केस में जो एक्सेस एप्लीकेशन आए उसका क्या करती है कंपनी, तो जितना एक्सेस पैसा ज्यादा कंपनी के पास आया है ना, उसको अलॉटमेंट या कॉल मनी में एडजस्ट कर देती है, या तो फिर एप्लीकेंट को रिफंड कर देती है। देखो मैं बताता हूँ। देखो आपने सुना होगा कि जब शेयर्स हम लोग इशू करते हैं, कंपनी का नया नया कंपनी का आईपीओ आता है, तो हम लोग ऑलरेडी जो है 15,000 रुपया या 10,000 रुपये जितने की भी वैल्यू है, उतना हमारे अकाउंट से ब्लॉक हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, जब इशू हो जाएगा तो ये कंपनी के पास पहुंच जाता है। अब इस केस में क्या हुआ कि आपने 10 शेयर के हिसाब में जो है 15,000 पे किया था, अब आपको 7 शेयर ही मिला, तो 3 बचे। ठीक है, तो 3 बचे, तो 3 शेयर का पैसा कंपनी या तो रिफंड कर देगी, या ये 3 शेयर का पैसा आपके फ्यूचर अलॉटमेंट में अगर कोई रिमेनिंग है उसमें लगा देगी। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट होता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में।